Chemical kinetics. Chemical kinetics is a branch of chemistry, the branch of chemistry that deals with study of reaction rate या rate of reaction and their mechanism. Mechanism उतना नहीं है, rate of reaction है और factors affecting है. Mainly इसमें दो चीजें हैं. Chemical kinetics पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. जब असेंबलिंग करते हैं तो ये क्लियरली पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स हैं. रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या है, इसके सब पार्ट्स. रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन, वो एक ही चीज है. ये लिखना सीखना. ए, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, ये लिखना सीखना. इधर आ जाओ. फैक्टर्स अफेक्टिंग में तीन सब पार्ट है. किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? एक, कंसंट्रेशन और प्रेशर. एक, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा कैटलिस्ट. आज पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे. कैसे कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है? इंस्टेंटेनियस रेट किसको बोलते हैं, एवरेज रेट किसको बोलते हैं, ग्राफिकली इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो करना है. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग. पहले ये वाला पार्ट. तो ब्रॉड कैटेगराइजेशन चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. है इतना सही मामला. अब आ जाओ. रेट ऑफ, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये है, अच्छा, रेट का मतलब है कंपैरिजन ऑफ एनी टू पैरामीटर्स. एक जनरल टर्म, रेट कहीं भी यूज करो. कंपैरिजन ऑफ टू पैरामीटर्स वेयर वन इज कांस्टेंट, अनदर वन इज वेरिएबल. एक कांस्टेंट एक वेरिएबल. यहां रेट किसी भी रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल आर गिव्स पी, कोई भी रिएक्शन लिखो, उसमें कितना रिएक्टेंट यूज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम या कितना प्रोडक्ट बना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां दो पैरामीटर हैं, एक कंसंट्रेशन और दूसरा टाइम. इसमें कंसंट्रेशन वेरिएबल वाला फैक्टर है, टाइम कांस्टेंट वाला फैक्टर है. कितना रिएक्टेंट यूज हुआ ये वेरिएबल, अपॉन टाइम कांस्टेंट, ये पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, ये कांस्टेंट रहेगा. सिमिलरली कितना प्रोडक्ट बना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. किसी रिएक्शन में अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखने के लिए या फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन लिखने के लिए रिएक्शन की जरूरत नहीं है. चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट्स इट. और जो चेंज है, दैट चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल. हमेशा अब फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो अपीयरेंस, अच्छा, जब अपीयरेंस बोला जाए तो ये क्लियर है वो चीज क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, और डिसअपीयरेंस बोला जाए तो वो रिएक्टेंट होगा. अब अगर अपीयरेंस बोला गया वो प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है? प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, उसकी फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी 100 और फाइनल कंसंट्रेशन हो गई 120. चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा. अब फाइनल कितना है 120, इनिशियल कितना है 100, चेंज कितना आया 20. तो प्रोडक्ट का चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा. लेकिन रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल के कंपैरिजन में कम होगी ज्यादा होगी? कम. मान लेते हैं इनिशियल है 100 और फाइनल हो गई 80. अब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी? 80 माइनस 100 कितना हो गया? -20. ठीक है. रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव आएगा, चेंज रेट नहीं, चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट का चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा. रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. ये इसमें एक ही चीज ध्यान रखने की है, रेट कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. और जो चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, तो उस चेंज को, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से एक नेगेटिव साइन यूज करते हैं. लेकिन किस केस में? सिर्फ रिएक्टेंट में. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. तो जब भी नेगेटिव लगाएंगे तो वो क्लियर है कि वो रिएक्टेंट है, या रिएक्टेंट दिया तो उसके लिए नेगेटिव हमें खुद अपनी तरफ से लगाना है. रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखने के लिए कभी भी रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का डिसअपियरेंस. अब अगर मैं डिसअपियरेंस बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये, अगर डिसअपियरेंस बोला है तो ये रिएक्टेंट है. अगर ये रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. दो ही चीज ध्यान रखनी है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम एक, और प्लस माइनस का ध्यान रखना है. डिसअपियरेंस है नेगेटिव, अपीयरेंस है पॉजिटिव. ओके. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना होगा बताओ फटाफट? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी. ये डेल्टा चेंज को इंडिकेट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करते हैं. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम. प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर कितना होगा? डिसअपियरेंस है माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड कितना होगा? डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी. किसी भी रिएक्शन का अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखने के लिए बॉटम लाइन जो याद रखनी है, जो बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए, अपीयरेंस और डिसअपियरेंस के लिए हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं है. मैंने यहां एक भी जगह रिएक्शन नहीं लिखी है, बस अपीयरेंस और डिसअपियरेंस के लिए इक्वेशन लिख दी है. अपीयरेंस के लिए पॉजिटिव और डिसअपियरेंस के लिए नेगेटिव. डिसअपियरेंस होगा रिएक्टेंट के लिए, अपीयरेंस होगा प्रोडक्ट के लिए. क्लियर हो गया? अपीयरेंस डिसअपियरेंस क्लियर. अब नेक्स्ट आ जाओ. अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए हमें रिएक्शन की जरूरत पड़ती है. और रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोफिशिएंट रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस. 1 अपॉन कोफिशिएंट रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस. अब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन दी है 2A गिव्स 3B प्लस C. अब इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A कितना होगा? डिसअपियरेंस, रिएक्शन की जरूरत नहीं है. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A बताओ फटाफट. माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T. ओके. नहीं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, उसमें कुछ नहीं है.
माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, कोई कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम और नेगेटिव साइन, दैट्स इट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस खत्म। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये कितना होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। कोई कोफिशिएंट नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रोडक्ट है पॉजिटिव, रिएक्टेंट है नेगेटिव। ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये कितना होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस लिखने के लिए मैंने इस इक्वेशन को यूज नहीं किया, इस रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, अब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, अब कोफिशिएंट्स की जरूरत है। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए के टर्म्स में 1 अपॉन कोफिशिएंट 1 अपॉन 2, और ए रिएक्टेंट है, इसका डिसअपियरेंस कितना है? माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा, ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, अगर बी के टर्म्स में देखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कोफिशिएंट चाहिए, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस लिखना नहीं चाहिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो, अब कोफिशिएंट की जरूरत है। कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट कितना है? 1/3। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के केस में रेट ऑफ अपीयरेंस पॉजिटिव होगा, तो प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, सी के टर्म्स में कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1, और ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, डेल्टा सी बाय डेल्टा, ठीक है। एक चीज जो बॉटम लाइन जो तुमने अभी दिमाग में सेट करनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कोफिशिएंट की जरूरत है और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस के लिए कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है। एक चीज होगी। दूसरा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, इन सब की वैल्यू एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये बराबर हो भी सकते हैं, तुक्का लग के बराबर हो सकते हैं, रेयरली कभी बराबर होंगे, हो सकते हैं, मतलब ये मना नहीं है, लेकिन बराबर हो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सभी का बराबर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए is equals to rate of reaction in terms of B, which is equals to rate of reaction in terms of C. सभी मेंबर्स जितने भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उन सब का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा, उनका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस बराबर नहीं होगा। अपीयरेंस डिसअपियरेंस बराबर नहीं होगा और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बराबर होगा। मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से वो इसी पार्ट से होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक ही ट्रेन में मान लो कोई पहले डब्बे में बैठा है, कोई आखिरी डब्बे में बैठा है, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो सबकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है ना। तो पहले डब्बे वाला है वो भी 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और आखिरी डब्बे वाला भी 80 किलोमीटर की। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए की टर्म्स में हो या बी की टर्म्स में या सी की टर्म्स में, जितने और कंपोनेंट हैं, रेट ऑफ रिएक्शन सभी कंपोनेंट्स के टर्म्स में बराबर होगा। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने चाय का स्टॉल लगा रखा है, अब चाय बनाते टाइम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ जो टी वो और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ शुगर ये बराबर नहीं होगा, चीनी ज्यादा और चाय पत्ती कम है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस अलग हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वो सबका सेम होगा। क्लियर? अब इसका एक क्वेश्चन देखो, अभी जो हम असेंबल कर रहे हैं उस असेंबलिंग में जो भी टॉपिक करेंगे उसका एक क्वेश्चन बस, उससे ज्यादा एक या दो, बस एक अंडरस्टैंडिंग। न्यूमेरिकल कंप्लीट करते टाइम जब सारे डिटेल में न्यूमेरिकल करेंगे तब पूरा असाइनमेंट करना है, उसके लिए एक अलग क्लास होगी।
ये क्लास सिर्फ असेंबलिंग की है। तो अब इसका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है? अच्छा चेक करो, इसने किस किस कंपोनेंट को यूज किया है? ब्रोमाइड को यूज किया है और H पॉजिटिव को यूज किया है, इन दो को यूज किया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ब्रोमाइड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन सभी के रेस्पेक्ट में सेम होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इनका रिलेशन है। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। 1 अपॉन कोफिशिएंट 5, और ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव डेल्टा Br नेगेटिव अपॉन डेल्टा T, और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव भी रिएक्टेंट ही है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 अपॉन 6, और ये भी रिएक्टेंट साइड है तो नेगेटिव डेल्टा H पॉजिटिव अपॉन डेल्टा T। अब नेगेटिव नेगेटिव कट गया, एक तरफ उसने डेल्टा Br नेगेटिव दिया है तो इसका कोफिशिएंट दूसरी साइड ले जाओ, डेल्टा Br नेगेटिव अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 5/6 डेल्टा H पॉजिटिव अपॉन डेल्टा T। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? तो दो बॉटम लाइन जो याद रखनी है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, इसके लिए रिएक्शन की जरूरत नहीं है, और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्शन की जरूरत है। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस सब इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन सारे के सारे बराबर होते हैं। इस टॉपिक में इतनी सी बात याद रखनी है, और इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है आरव, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ये एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, और एवरेज होता है ओवरऑल रेट क्या रहा। दोनों को समझो कैसे। मैं यहां से पानीपत गया, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, जाने में टाइम लगा 1 घंटा, तो एवरेज रेट क्या रहा? एवरेज स्पीड कितनी रही? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा मैं जब जा रहा था रास्ते में समालखा के आसपास, मैंने स्पीडोमीटर चेक किया, उसमें उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड दिखा रहा था 90 किलोमीटर पर आवर। वो उस इंस्टेंट की स्पीड है, उस इंस्टेंट पे कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। एवरेज कितनी है? 60। अब एवरेज में ओवरऑल चेंज आता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ओवरऑल चेंज, और इंस्टेंटेनियस पे स्मॉल चेंज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब एवरेज रेट लिखते हैं, आर एवरेज इज चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट है तो फिर वही नेगेटिव, अपॉन चेंज इन टाइम, अर्षद। और इंस्टेंटेनियस अगर लिखते हैं तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। ये तो सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया, उसको लिखने का तरीका हो गया। अब इस पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, इतना सिंपल का कुछ नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब हम ग्राफ में एवरेज रेट निकाल रहे हैं और इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, उसका क्वेश्चन है। अब एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं? जब भी कोई ग्राफ प्लॉट किया जाता है, प्लॉट करना मतलब वैल्यूज मिलेंगी, तुमने वो वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ में पुट की और एक कर्व बनाया। अच्छा, ग्राफ में अगर हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करते हैं ना, मतलब वैल्यूज के हिसाब से स्ट्रेट लाइन भी आएगी, उसको भी हम कर्व ही बोलते हैं। उसका नाम कर्व रखा हुआ है, ऐसा जैसा, उसका मतलब ये नहीं कि वो कर्व्ड होगा, कर्व नाम रख दिया। अब मान लो एक रिएक्शन में ये आ रहा है हमारा रिजल्ट जो है, तो ये हो गया हमारा कर्व।
अब इस कर्व की एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जहां हमें अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो उसके एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके एक पॉइंट से टच करता हुआ, जैसे एक सर्कल पे एक पॉइंट पे टच करता हुआ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो जब एवरेज रेट निकालना है या एक्चुअल रेट निकालना है, तब हम कंसिडर करते हैं एक्चुअल कर्व को, जो एक्चुअल वैल्यूज से आया। और जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तब हम कंसिडर करते हैं टेंजेंट को। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखने वाली बात ये, आ जाओ इस पे। पहले एवरेज रेट, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू द टाइम टेकन फॉर द चेंज टू अकर। पूरा कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन पूरा टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितने, वो दोनों को एक्सप्रेस करने का वो मैंने बताया डीआर के लिए। इसके बाद टू डिटरमिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली द कर्व ऑफ द कंसंट्रेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। टू डिटरमिन एवरेज रेट, कर्व इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये भूल जाते हैं बच्चे। वेयर एज टू डिटरमिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली the curve of concentration is taken into consideration, and for instantaneous rate tangent of the curve is considered। ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और इसने क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड वर्सेस टाइम फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl as given। on the basis of this mark the correct option। हमें जो गिवन ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला, अच्छा ये एवरेज रेट का क्वेश्चन है, सब में एवरेज रेट एवरेज रेट एवरेज रेट एवरेज। एवरेज रेट के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, टेंजेंट या कर्व? कर्व। तो हमें बस ये देखना है कि जो पॉइंट्स गिवन है वो कर्व पे हैं या टेंजेंट पे हैं। सबसे पहले क्या दिया है, V3। V3 ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये तो है तुम्हारा कर्व, देखो ये है कर्व और ये वाला जो बच गया ये वाला, ये है टेंजेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट दोनों पे आता है तो ये एवरेज रेट में भी काम करेगा और इंस्टेंटेनियस में भी काम करेगा। चलो एवरेज रेट के लिए V3 एप्लीकेबल है। V2 पॉइंट यहां टच कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम दिया हुआ है वो यहां टच कर रहा है। टच तो वो यहां भी करता है लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम नहीं दिया ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम नहीं दिया V2 के, ये तो टेंजेंट पे आ गया ना। नहीं, सुन मेरी बात, जो V2 टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें गिवन है वो किस पे गिवन है, टेंजेंट पे गिवन है, वो कर्व पे गिवन नहीं है। अगर कर्व पे गिवन तो टाइम नहीं दे रखा उसका, उसको कंसिडर नहीं कर सकते। जो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको कंसिडर करना है ना। वैल्यू तो हमें देख 30 सेकंड पे जो V2 है वो ये है, वो ये नहीं है, वो तो लाइन ड्रॉ की हुई है, कहीं ना कहीं तो उस पर भी टच करेगी। अब यहां अगर मैं चेक करूं तो ये टेंजेंट का पॉइंट है, ये V2 किसका पॉइंट है, टेंजेंट का, तो ये एवरेज रेट नहीं बता सकता। समझ आया? एवरेज रेट बताने वाला वो केस होगा जिसमें सारे पॉइंट्स कर्व पे हो। ये सारे पॉइंट्स कर्व पे नहीं है, इसमें से V3 कर्व पे था, V2 कर्व पे नहीं था। टाइम, V3 का टाइम 40, ठीक है, और V2 का तो टाइम भी नहीं लिया इसने, मतलब उसको 0 मान लिया। तो क्या V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 0 है? नहीं, वैसे ही गलत हो गया। एक बात वो टेंजेंट पे है और दूसरा उसका टाइम गलत है, ये गलत हो गया। उसने करेक्ट ऑप्शन पूछा, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब चेक करो 40 सेकेंड्स पे बताना है। अब 40 सेकेंड्स पे एवरेज रेट V3, क्या V3 कर्व पे है? V3 कर्व पे है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, 40, कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 40 है, ये ठीक है। V2 पॉइंट तो ठीक है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 30 भी ठीक है, लेकिन वो V2 किस पे है, टेंजेंट पे है, तो ये भी गलत है। V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम तो उसने ठीक लिया लेकिन V2 है किसका पॉइंट, टेंजेंट का, गलत। एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड्स
V3 ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने कुछ नहीं लिया, दैट मीन्स -0, मतलब वो इनिशियल स्टेज को मान रहे हैं। और टाइम 40, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 40, ठीक है, इनिशियल 0, 40 - 0 भी ठीक है, V3 - 0 भी ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट कर्व पे हो गए। लास्ट ऑप्शन 40 सेकेंड तक, V3 किस पे है, V3 40 पे, V3 ठीक है, और V1 फिर से टेंजेंट का पॉइंट है, तो टेंजेंट का पॉइंट है तो फिर से ये पॉइंट गलत हो गया, 40 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 20 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो ये पॉइंट गलत। समझ आया? एवरेज रेट के लिए क्या कंसीडर करना था, सिर्फ कर्व के पॉइंट्स, टेंजेंट का कोई पॉइंट नहीं। बाकी 3 केसेस में टेंजेंट के पॉइंट थे, एक केस ऐसा था जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया और वो दोनों पे आता था, कर्व पे भी था, टेंजेंट पे भी था, वो कर्व पे इसलिए एप्लीकेबल है। सेकेंड ऑप्शन में अगर वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लगा के 35 दे दे तो ठीक हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, 35 हो 32 हो जो भी है, मतलब उसने इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया, अगर इसको कंसिडर कर लिया तो फिर ठीक है, वो डिपेंड करता है ना हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, कंसिडर ग्राफ गिवन इन फिगर 4.2, वही है सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट शो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस रेट की बात है, इंस्टेंटेनियस को किस चीज को कंसिडर करेंगे, टेंजेंट को, तो एक काम करो, टेंजेंट को मार्क कर लो, हम बस पॉइंट्स चेक कर लेंगे टेंजेंट पे है या नहीं है, हमने टेंजेंट मार्क कर ली। इनमें से कौन सा इंस्टेंटेनियस रेट नहीं बता रहे, ओके, V5 किस पे है, टेंजेंट पे है, V2 टेंजेंट पे है, ठीक है, और इनके बीच में 40 सेकेंड आता है ना, बीच में आते हैं। अब V5 के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 50, ये भी ठीक है, और V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 30, ये भी ठीक है, तो ये तो बताएगा, ये इंस्टेंटेनियस रेट बता रहे हैं, ओके। V4 किस पे है, V4 तो कर्व पे है, V4 कर्व पे है, ये कर्व पे है, V2 ये टेंजेंट पे है, ठीक है, 50 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 30, ठीक है, ये नहीं बताएगा, आंसर ये हो गया, ठीक। V3 किस पे है, टेंजेंट और कर्व दोनों पे है, V2 टेंजेंट पे है, 40 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 30 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी बता देगा इंस्टेंटेनियस रेट, ओके। V3 टेंजेंट कर्व दोनों पे, V1 टेंजेंट पे, 40 ठीक है, और 20 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये भी इंस्टेंटेनियस रेट बता देगा, ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट, और एवरेज के लिए कर्व। इस पार्ट में केमिकल काइनेटिक्स में कितने पार्ट, 2, एक रेट और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। रेट में टोटल 3 पार्ट है, सब पार्ट अगर मैं डिवाइड करूं 3 है, एक रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट, और तीसरा इनकी यूनिट्स, तो यूनिट्स ऑफ रेट, बस ये तीसरा पार्ट और ये कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट्स, रेट की यूनिट्स चेंज नहीं होंगी। रेट क्या था, रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल्स पर लीटर, और टाइम मिनट सेकेंड आवर्स कुछ भी हो सकता है। यूजुअली हम इसको सेकेंड्स में मानते हैं,
जब रिएक्शन लिक्विड फेज में हो। अब सुनो ध्यान से, रिएक्शन सॉलिड फेज में नहीं हो सकती, सिर्फ दो ही फेजेस में होती है, इधर लिक्विड फेज और इन गैस फेज, मतलब फ्लूइड्स में होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के होने के लिए मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना जरूरी है। जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, कोलिजन होगा, तो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूट के रिएक्शन होगी। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स आपस में टकराते नहीं है। जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा, और जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। दैट मींस सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं हो रही है। कौन सी स्टेट में हो रही है? इधर लिक्विड और इन गैस, फ्लूइड फेज में। अब जब लिक्विड फेज में होगी तब हमारा मेजरिंग पैरामीटर क्या है? कंसंट्रेशन। हम किस चीज से चेक करते हैं? कंसंट्रेशन से, कि कितनी रिएक्शन हुई है, कितनी नहीं हुई है, मतलब उस चीज को कैसे चेक करेंगे? कंसंट्रेशन से। लेकिन अगर रिएक्शन लिक्विड की बजाय गैस फेज में हो तब मेजरिंग पैरामीटर क्या है हमारा? प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो जब हम लिक्विड फेज में करेंगे तो यूनिट्स होंगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और जब गैस फेज होगी तो प्रेशर की यूनिट बार या एटीएम, कोई भी एक, यूजुअली बार होती है, और टाइम यूजुअली मिनट्स में है। यहां मैं जब यूजुअली बोल रहा हूं इसका मतलब मेजॉरिटी केसेस में तुम्हें वो मिलेगा। उसका ये मतलब नहीं कि सेकंड में नहीं हो सकता, हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमें किस में मिलता है? मिनट में। तो मिनट है, तो ये यूनिट्स है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और बार पर मिनट। तो दो पार्ट में से एक पार्ट ये है। ठीक है, अब क्लियरली मेरे हर स्टूडेंट को एटलीस्ट ये पता हो कि जब भी केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज करना है उसमें हमें कितना करना है और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और जब हो जाए तो एटलीस्ट ये बताओ कि ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, उसको ये कंफ्यूजन ना हो कि मेरा कुछ बचा हुआ है। तो कितने पार्ट्स में केमिकल काइनेटिक्स? दो। कौन कौन सा? एक रेट और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। रेट में सब पार्ट कितने? तीन। क्या क्या? रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन एक। उसको लिखने का तरीका, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन कैसे लिखते हैं? क्या रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन वही है। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के लिए रिएक्शन की जरूरत है नहीं। कैसे लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। रिएक्टेंट में नेगेटिव क्यों लगाते हैं? क्योंकि चेंज नेगेटिव आता है और रेट कभी नेगेटिव होता नहीं है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले से नेगेटिव आता है। ओके, दूसरा, एक पार्ट हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, दूसरा, और इसी के साथ रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज 1 अपॉन कोफिशिएंट रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो एक पार्ट हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पार्ट इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या चेक करते हैं? टेंजेंट, ग्राफिकल मेथड, और एवरेज रेट के लिए कर्व यूज करते हैं। और तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में यूनिट्स। रेट की यूनिट्स क्या हैं? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड या पर टाइम, अगर वो लिक्विड फेज में, और अगर वो गैस फेज में तो बार पर मिनट या बार पर सेकेंड। ठीक है, ये चैप्टर का एक पार्ट डन। ठीक, अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। सेकेंड पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मैं तुम्हें फर्स्ट डे से जो चीज बता रहा हूं
सिलेबस समझना मुश्किल नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज करके इस तरह से असेंबल करना कि एक दिन या 2 दिन जो भी तुम्हें प्रिपरेटरी हॉलीडेज मिले उसमें रिवाइज कर पाना, वो तब होगा जब तुम उसको ऑर्गेनाइज करोगे। ये आज वाली क्लास की इंपॉर्टेंस यही है। आज वाली क्लास और मोस्ट वाली हमने लगभग 1 महीना लगाया था केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने में। अब हम 3 क्लासेस में इसको कवर अप करेंगे पूरे को, तो उसमें क्लियर पिक्चर सबके दिमाग में हो कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या करना है, कितना कितना करना है। तो सबको क्लियरली पता है कि 2 पार्ट्स में, पहले पार्ट में रेट करना, और रेट में 3 पार्ट है, उनमें कितना कितना करना है। हां, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना बेटर होता जाएगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, 3 फैक्टर हैं। इसके अलावा किसी किताब में 5 लिखे हुए हैं, किसी में 4, एनसीईआरटी में 3 है, वही 3 तुम्हारे सिलेबस में है। इसके अलावा कई किताबों में सरफेस एरिया लिखा हुआ है, प्रदीप उठाओगे, दिनेश उठाओगे, सब में लिखा है। वो सरफेस एरिया ना हमें पढ़ना है, ना उसकी डिटेलिंग पढ़नी है, ना उसको कहीं लिखना है। लिखोगे तो भी ओए लिखा जाएगा, ओवर अटेम्प्ट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन 3 फैक्टर कौन कौन से? पहला, कंसंट्रेशन इन केस ऑफ लिक्विड्स और प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, एक। दूसरा, टेम्परेचर और तीसरा कैटलिस्ट। हम इन 3 फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं, और तीनों में सब टाइप्स हैं। कंसंट्रेशन में भी सब टाइप्स हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है ये वाला। आज अगर हमारा ये कंप्लीट हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि हम जल्दी जल्दी करेंगे सारा, जैसे अभी रेट वाला पार्ट जल्दी हो जाएगा भी, लेकिन आज अगर ये भी कंप्लीट हो जाए बहुत बड़ी बात है। फिर टेम्परेचर और कैटलिस्ट, वो एक लेक्चर में वो रिपीट हो जाएगा, और फिर एक लेक्चर में हर टाइप के 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल, मोर देन सफिशिएंट। तो 3 लेक्चर में तुम्हारा पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स असेंबल हो जाएगा। क्लियर? फिर ऐसे ही बाकी चैप्टर्स, ऐसे ही सॉल्यूशन को, ऐसे ही इलेक्ट्रो को, डी एंड एफ तुम्हारा अभी क्लास में हो गई, और ऐसे ही वो कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक चली रही है साथ साथ। तो सारा इस तरह से असेंबल करके टिल दिसंबर हमने इसी चीज को बार बार और रिपीटिशन से और रिफाइन करना है। क्लियर? अब आ जाओ इस पे। पहला पार्ट, कंसंट्रेशन या प्रेशर। अब इसमें कितने सब टाइप्स हैं? सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ते हैं रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ऑर्डर, उसके बाद एक टॉपिक हम पढ़ते हैं रेट लॉ से अलग, मॉलिक्यूलैरिटी। फिर मॉलिक्यूलैरिटी के बाद एक टॉपिक पढ़ते हैं हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलर, और इनके अच्छा इसी में ऑर्डर में यूनिट्स ये रह जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ये 2 अलग अलग ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर गैस फेज। इसमें इतने सब टाइप्स हैं। सबसे बड़ा पार्ट यही है। रेट लॉ किस लिए देखते हैं? बता रेट लॉ, उसमें ऑर्डर, उसकी यूनिट्स, और यूनिट्स के अलावा ऑर्डर किस चीज को इंडिकेट करता है, ये बहुत डिटेल में ये जाएगा। एक रिएक्शन 0 ऑर्डर है उसका क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर है उसका क्या मतलब है, कंसंट्रेशन चेंज होने से
रेट पे कितना फर्क पड़ेगा, ये सारा रेट लॉ। फिर मॉलिक्यूलरिटी एक छोटा सा टॉपिक, फिर उसी में एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इसी का सब टाइप बोल सकते हो। फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन और फिर गैस फेज वाली। क्लियर? चलो अब फर्स्ट रेट लॉ। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस टॉपिक के बारे में जो याद रखना है, ये एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है। एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर मतलब रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। यूजुअली हम क्या करते हैं, रिएक्शन देखकर चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको नहीं कर सकते। ये अलग से लिखा होता है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन दी है, मान लो A प्लस B गिव्स C प्लस D, ठीक है। रेट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा अब एक फैक्ट और दोबारा ध्यान से सुनना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो रिएक्टेंट की टर्म्स में भी जा सकता है और प्रोडक्ट की टर्म्स में भी जा सकता है। हमने अभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, हमने रिएक्टेंट की टर्म्स में भी लिख दिया, प्रोडक्ट की टर्म्स में भी लिख दिया। लिखने को हम उसको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहीं भी लिखे, किसी के भी टर्म्स में लिखे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड सिर्फ रिएक्टेंट पे करता है, प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंसी सिर्फ रिएक्टेंट की है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट्स हैं A एंड B टू द पावर X एंड Y। A और B नहीं लिखा मैंने। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ये पावर सेम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। मेजॉरिटी केसेस में अलग ही होंगी, सेम नहीं होंगी मेजॉरिटी केसेस में। दिस इज रेट लॉ। अब इसमें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज K। इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। नहीं बेटे, ये X और Y पावर है, ये इस कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मेजॉरिटी नहीं होते हैं। मेजॉरिटी में ये उसके बराबर नहीं होते हैं। ये इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ। और ये एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है, मतलब हम इसको लेबोरेटरी में पता करते हैं। ऐसे रिएक्शन को देखकर नहीं लिख सकते, ये रिएक्शन देख ली, इसको देख के नहीं लिख सकते। इसको लिखा जाएगा, एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाएगा कि रेट रिएक्टेंट पर कितना डिपेंड कर रहा है। जितना डिपेंड कर रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे। अब इसमें ये X और Y किस चीज को इंडिकेट करते हैं वो भी बताऊंगा। मतलब अगर मैं जनरल में लिखूं किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट इक्वल्स टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर N। दिस इज रेट कांस्टेंट, R एज रिएक्टेंट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन है, और N, दिस N इज ऑर्डर। जो ये पावर है ये ऑर्डर है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो जो पावर्स हैं उनका सम X प्लस वाई, दिस इज ऑर्डर। तुम्हारे सिलेबस का, तुम्हारे इस चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स का कोर ये ऑर्डर है। तुम्हारे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90% क्वेश्चंस में ये ऑर्डर कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा होगा। ये ऑर्डर ही समझना है बेसिकली। ये ऑर्डर क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, कितने टाइप का है, उसकी यूनिट्स क्या है। आज का सारा काम मेनली ये है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रेट इक्वल्स टू K, रेट कांस्टेंट K और इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेजॉरिटी केसेस में नहीं होगा, मेजॉरिटी केसेस में नहीं होगा, ये मान के चलो, ठीक है। और रिएक्शन को देखकर कभी भी ऑर्डर नहीं बताओगे। अपनी तरफ से रिएक्शन देखी, ऑर्डर बता दिया ना, ऐसा नहीं होगा, वो गलत है। ठीक हो गया। अब चलो, अब अलग अलग ऑर्डर्स की बात करते हैं। ऑर्डर हम हमारे सिलेबस में कितने हैं? हमारे सिलेबस में 5 ऑर्डर है, 5 तरह के ऑर्डर है। पहला, रेट इक्वल्स टू K R टू द पावर 1।
ऑर्डर कितना हो गया 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर इक्वल्स टू 1, रेट इक्वल्स टू k r टू द पावर 0, ऑर्डर इज 0। अच्छा, किसी भी चीज की पावर 0 1, तो यहां रेट कितना हो गया, रेट इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू k r टू द पावर 2, सेकेंड ऑर्डर, रेट इक्वल्स टू k r टू द पावर 3, थर्ड ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर जरूरी नहीं है एक होल नंबर हो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो रेट इक्वल्स टू k r टू द पावर 3/2, एक ये भी मिलता है हमें। तो यहां ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इक्वल्स टू 3/2। अब मुद्दे की बात यह समझनी है कि ये रेट किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं पहले वाला केस करूं तो यहां रेट इक्वल्स टू या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मैं के को हटा रहा हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितना तुम कंसंट्रेशन को चेंज करोगे उतना रेट बदलेगा। अच्छा, कनेक्ट करो, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन चेंज कर सकता है, कौन अफेक्ट कर सकता है, उसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला क्या है, कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट को चेंज कर सकती है, कितना चेंज कर सकती है, कैसे चेंज कर सकती है, उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा ऑर्डर। अब कितना चेंज करेगी, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, तुमने जितना कंसंट्रेशन को चेंज किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी भी चेंज की, रेट भी उतना ही चेंज हो गया। तुमने कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट डबल हो गया, कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी, रेट ट्रिपल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुमने कंसंट्रेशन 10 गुना कर दी, रेट कितना हो गया, 10 गुना, 10 टाइम्स सीधा। लेकिन ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। जिसको ये बात समझ आ गई उसको पता लग जाए ऑर्डर क्या बता रहा है। ऑर्डर क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है कंसंट्रेशन को चेंज करने से, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट कितना चेंज होगा। ठीक, अच्छा अगर जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर का मतलब r टू द पावर 0 मतलब 1, रेट इक्वल्स टू k, इंडिपेंडेंट हो गई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमने 5 गुना कंसंट्रेशन बढ़ा दी, रेट पे कोई फर्क नहीं, रेट कांस्टेंट हो गया। तुमने कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दी तो भी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस केस में, जीरो ऑर्डर। आजकल ना वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, वो ऐसे लिखेंगे एक रिएक्शन है जिसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ाने के बाद भी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बताओ किस ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। एक रिएक्शन है जिसकी कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो गई, बताओ किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही अब सेकंड ऑर्डर पे आओ। सेकंड ऑर्डर क्या है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2। तुम जितना कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे उसका स्क्वायर रेट हो जाएगा। कंसंट्रेशन को डबल किया, 2 का स्क्वायर 4, रेट कितना हो गया, 4 गुना। कंसंट्रेशन को 3 गुना किया, कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, रेट हो गया। अब अगर किसी रिएक्शन को 5 टाइम्स करने पर वो 25 गुना हो गई, तो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर। 5 टाइम्स और उसका स्क्वायर 25, ठीक है, ओके। थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3। अब जितना तुम कंसंट्रेशन को चेंज करोगे उसका क्यूब रेट हो जाएगा, क्यूब रेट हो जाएगा, क्यूब। कंसंट्रेशन डबल की, रेट कितना हो गया, 8 टाइम्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ट्रिपल की, ट्रिपल करने पर कितना हो जाएगा रेट, 27 टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब ऐसे ही इसमें करना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2, ये है भाई सबसे बढ़िया। इसमें कितना होगा,
हम जितना भी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे उसके क्यूब का स्क्वायर रूट, उसके क्यूब का स्क्वायर रूट, इसमें तुम ये लगाओ, जैसे मान लो तुमने कंसंट्रेशन को 4 गुना किया, ठीक है, तो 4 का क्यूब उसका स्क्वायर रूट, 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 64 का अंडर रूट कितना हो गया 8, तो रिएक्शन 8 गुना फास्ट हो जाएगी। ये सबसे अलग केस आता है, इसके अलावा बाकी सारे सिंपल है। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जीरो ऑर्डर मतलब इंडिपेंडेंट, सेकेंड ऑर्डर मतलब स्क्वायर, रेट स्क्वायर होगा कंसंट्रेशन का, ओके, थर्ड ऑर्डर मतलब रेट कंसंट्रेशन का क्यूब, और ऑर्डर 3/2 मतलब जितना भी चेंज होगा उसके कंसंट्रेशन का क्यूब का अंडर रूट, ठीक है। एक चीज तो तुम्हें यह क्लियर होना चाहिए, रेट क्या इंडिकेट करता है, हो या क्लियर। दूसरा है रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अब रेट की यूनिट्स, रेट की यूनिट्स तो अभी की थी, रेट की यूनिट्स क्या होती हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल्स पर लीटर और टाइम पर सेकेंड। रेट की यूनिट्स चेंज नहीं होती, ध्यान से सुनो, बेशक वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, 3/2 है, रेट की यूनिट्स तो वही रहेंगी, जो चेंज होंगी वो किसकी होगी, रेट कांस्टेंट की। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है, देखो, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन टू द पावर n, यही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रेट की जगह लिखूं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और इधर लिखूं के कंसंट्रेशन टू द पावर n, ठीक है। इस कंसंट्रेशन टू द पावर n को उधर ले जाओ, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस n अपॉन टाइम इक्वल्स टू के, या समझ, ये इधर प्लस n है, उधर जाके माइनस n हो जाएगा, और जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 माइनस n हो गया। अब कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n अपॉन टाइम इक्वल्स टू के। अच्छा, टाइम को भी सेकंड्स में लिख दो, जब मोल्स पर लीटर लिख दिया तो सेकंड्स। अब हर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ऊपर वाला पार्ट तो 0 हो गया, ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया, तो नीचे वाला पार्ट बच गया सिर्फ सेकंड इनवर्स। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, 1 माइनस 0 1, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर में 1 माइनस 2 माइनस 1, अब माइनस 1 कम, ये हो जाएगा मोल माइनस 1, लीटर माइनस 1 हो गया सेकेंड इनवर्स। हाँ लविशा क्या हो गया, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में 1 माइनस 3 माइनस 2 में कितना हो जाएगा, मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ऑर्डर 3/2, अब 1 माइनस 3/2 कितना हो गया, माइनस हाफ, 2 माइनस 3 माइनस 1/2, अब उसमें कितना हो जाएगा, मोल्स पर लीटर टू द पावर माइनस हाफ सेकेंड, तो ये हो गया मोल माइनस हाफ लीटर टू द पावर हाफ सेकेंड
ये ऑर्डर 3/2 के लिए। सबकी यूनिट्स हो गई, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, बाकियों के लिए अलग अलग। अच्छा, ये कौन से फेज में हुई, लिक्विड फेज या गैस फेज? लिक्विड फेज। अगर यही रिएक्शन गैस फेज में आ जाए तो गैस फेज में क्या होगा? गैस फेज में जहां मोल्स पर लीटर है उसकी जगह क्या आ जाएगा? बार 1 माइनस n, और टाइम मिनट्स में लिख दे। अब इसके लिए इसकी यहां लिख लो फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ जाएगा? बार 1 माइनस 1 0 मिनट इनवर्स। रवीशा अगली तू बता। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की क्या होंगी? बार 1 माइनस 0 है तो बार और मिनट इनवर्स, बार पर मिनट। सेकेंड ऑर्डर की बार 1 माइनस 2 तो बार इनवर्स मिनट इनवर्स। थर्ड ऑर्डर की बार टू द पावर -2 मिनट इनवर्स, और ऑर्डर 3/2 की बार -1/2 मिनट इनवर्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिट्स वाले हैं जो एक नंबर में आते हैं। एक रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर है, उसकी रेट की और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बताओ। तो रेट की तो सेम है, रेट की चेंज नहीं होगी। अच्छा, रेट की ये लिक्विड फेज वाली है, गैस फेज वाली क्या होगी? बार मिनट इनवर्स। तो रेट की यूनिट्स सेम रहेंगी और रेट कांस्टेंट की ऑर्डर के साथ चेंज होती जाएगी। ठीक हो गया? ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो इसमें सब टाइप थे। ऑर्डर, ऑर्डर का क्या इंपैक्ट पड़ता है और ऑर्डर की यूनिट्स। ठीक है, अब इसके 2-3 क्वेश्चन देखो। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये वाला है। कॉमन इन द सेंस तुम्हें इस तरह से रिएक्शन गिवन होगी, एक रेट लो एक्सप्रेशन गिवन होगा, और रेट लो एक्सप्रेशन के बाद तुमसे ऑर्डर और यूनिट्स के बारे में पूछेंगे। तो तुम्हें रिएक्शन को नहीं देखना, ये वाला पार्ट नहीं देखना बेटे, इसका कोई रोल नहीं है। हमारा सारा फोकस रेट लो एक्सप्रेशन पे है। इसका ऑर्डर बताओ फटाफट। ऑर्डर कितना? सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, यहां ऑर्डर बताओ। H2O2 की पावर 1 और I नेगेटिव की पावर 1, ऑर्डर फिर से सेकेंड ऑर्डर। यहां ऑर्डर 3/2, यहां ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद रेट की यूनिट्स। अच्छा, रेट की यूनिट्स चेंज होगी क्या सब में? रेट की तो सेम रहेगी। अब रेट की तो एक ही बारी में लिख दो सबके लिए, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रेट कांस्टेंट अब देख के बताते जाओ। यहां रेट कांस्टेंट के की यूनिट्स सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल -1 लीटर सेकेंड, फिर से सेकेंड, यही मोल लीटर सेकेंड इनवर्स या लीटर पर मोल पर सेकेंड। ऑर्डर 3/2, इसमें मोल माइनस हाफ, देख के बोलते रहो, लीटर प्लस हाफ सेकेंड इनवर्स, और रेट कांस्टेंट की फर्स्ट में फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड। ठीक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा तुम्हें। डन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग में, जैसे अभी इन दिनों में याद रहता है, उस टाइम तक भूल जाते हैं बच्चे। तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेजॉरिटी टाइम क्या होता है बच्चे ना, ये वैल्यू ये रेट कांस्टेंट दिया, इसकी वैल्यू दी हुई है,
हाँ, वो वैल्यू पे ध्यान करना स्टार्ट कर, वैल्यू से नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस चीज का फर्क पड़ेगा? यूनिट्स, लीटर पर मोल पर सेकंड। किस ऑर्डर की है? ऑर्डर इज सेकंड ऑर्डर, और ये फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन, सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पेपर में, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब ऑर्डर 2 है, ऑर्डर इज 2। अब सबसे पहला काम, इसका रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। तो रेट इक्वल्स टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 2। जनरल लिखना है हमेशा, जब इस तरह की कोई इक्वेशन मिले तो उसके लिए जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल्स टू के आर टू द पावर 2। ठीक है, ओके। अब उसने क्या पूछा है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, 3 गुना कर दिया। अब देखो, ये तो हमने क्लास में वैसे प्रैक्टिस कर ली कि सेकंड ऑर्डर है, 3 गुना करोगे तो उसका स्क्वायर होना है, 3 का स्क्वायर 9। अब ये क्या होता है, ये क्लास में जब हम वर्बल डिस्कशन करते हैं, ये वर्बली समझ भी आ गया और याद भी हो गया। अब पेपर में बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन आया 2 नंबर में और वो लिख क्या है 9 टाइम्स। ठीक है, टिक मार के यूं करेंगे, इसका करा टिक और आधा नंबर दे देंगे, बोर्ड में मिलता है आधा नंबर 0.5। अब पंगा ये है कि ये नहीं समझ में आता बच्चों को, सर ये गड़बड़ किस चीज की हुई है, आधा नंबर। भाई वो दिखाना है वो आया कैसे। नमस्ते बेटे, एक पीछे एक और आया होगा ना, येलो येलो डर्टी फेलो, क्या हाल है? रिकॉर्डिंग में ना कई चीज काट दूंगा मैं, पर ये येलो येलो डर्टी फेलो ये नहीं कटेगी और ये यूट्यूब पे जाएगी 3 दिन में वायरल। एक बार तो वो जीभ और निकाल दियो इसमें, हाँ इसमें कैमरे में करना काम। हाँ, तो अब जो नया रेट डैश इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन कितने टाइम्स की है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 2। अब 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इस पूरे चैप्टर में एक बड़ी खास बात भाई, हम जब भी 2 अलग अलग सिचुएशन की बात करेंगे, जिन 2 सिचुएशन में एक ही कंडीशन, मतलब एक ही रिएक्शन के लिए वो 2 अलग अलग कंडीशन, तो उनको डिवाइड कर दो, कॉमन पैरामीटर्स कट जाएंगे। दिस इज कंपैरेटिव मेथड। तो कंपैरेटिव मेथड, इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, रेट डैश इज इक्वल टू के। अब 3 का स्क्वायर, 9 को बाहर निकाल लो, आर टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय रेट इक्वल्स टू के आर टू द पावर 2। के से के कट गया, आर टू द पावर 2 से आर टू द पावर 2 कट गया। रेट डैश इज 9 टाइम्स ऑफ एक्चुअल रेट। ये करके दिखाना है पेपर में। जब तक इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करोगे और डायरेक्ट 9 टाइम्स तुमने लिख दिया, आंसर तो ठीक है, आधा नंबर आंसर का मिलेगा, वो प्रॉपरली करके नहीं दिखाया उसके नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन है तुम्हारा और उसका तुमने डायरेक्ट विदाउट उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किए डायरेक्ट आंसर लिख दिया, उसके नंबर क्या मिलेंगे? आधा, एक, जो भी नंबर मार्क्स सिर्फ उस चीज के जो आंसर है उसके नंबर मिलेंगे, आधा नंबर। किसमें? जेई अलग है यार, जेई के लिए तो आंसर निकालना थोड़ा, आंसर दे रखा है, पहचानना है कि 4 में से कौन सा हो गया। उसकी अप्रोच अलग है क्वेश्चंस की, वहां हम राउंड ऑफ करके चल सकते हैं, यहां नहीं चल सकते। जैसे इस चैप्टर में वहां पे हम अंदाजा ले सकते हैं, 2.98 दिया है, उसको हम 3 मान के कर देंगे, चल जाएगा काम। हमें नियर आंसर आइडेंटिफाई करना है, जो मिल गया उस पर टिक कर दिया। यहां नहीं होगा, यहां तो तुम्हें प्रिसाइज आंसर देना पड़ेगा। हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, मतलब इस टॉपिक का, पेपर में प्रेजेंटेशन इसकी भी वैसे ही होगी जैसे ये, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ऑर्डर 3/2
उसके हिसाब से इसने कहा अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ए की कंसंट्रेशन जितनी भी चेंज करोगे रेट डायरेक्टली उतना ही चेंज होगा, ठीक है। और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है, बी से इंडिपेंडेंट है, मतलब बी की कंसंट्रेशन का रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ा दिया। और ए का कितना फर्क पड़ता है, ए का कितना है, डायरेक्ट है। अच्छा, पहले का रेट था 2 इंटू 10 टू द पावर -2, फिर रेट हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -2, कितना हो गया ये, डबल। तो कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 0.1 का। अब ये तो हमने निकाल दिया वर्बली, तुम्हें पेपर में कैसे करना है, वही दो इक्वेशन बना के डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट, यहां कंसंट्रेशन कितना टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स, तो रेट भी कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां रेट कितना है, सेम, तो कंसंट्रेशन भी ठीक। अब इसके बाद ऑर्डर में एक नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, यहां तक हो गया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें सबसे पहले एक रिएक्शन कंसिडर करो, R gives P, let it be zero order, let it be a zero order reaction। अब जीरो ऑर्डर के लिए दो तरह का रेट लिखना है, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल्स टू K R टू द पावर 0, तो रेट इक्वल्स टू K R टू द पावर 0 मतलब 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एक रेट लिखो इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन, तो स्मॉल चेंज, स्मॉल dr बाय dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये सेकंड इक्वेशन। अब एक ही रिएक्शन के लिए, इधर इधर, एक ही रिएक्शन के लिए दो तरह से रेट लिखा है, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 1 and 2 माइनस dr बाय dt इज इक्वल्स टू K। इसके बाद रीअरेंजिंग द इक्वेशन, रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, रीअरेंज करना मतलब इधर उधर, तो dr इज इक्वल्स टू माइनस K dt, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, सृजा इंटीग्रेटिंग। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो dr और माइनस K dt का इंटीग्रेशन, dr का इंटीग्रेशन बेटे लिख लेना जो काम है, हाँ, नेचुरल लॉग ऑफ r, पक्का, वो मैथ का टॉपर है, इसका इंटीग्रेशन r होगा, नेचुरल लॉग ऑफ r होगा। हाँ चलो, अब की बार तूने नेचुरल लॉग बोल दिया होता ना, r, और इसका इंटीग्रेशन माइनस के टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, हाँ तुम मैथ्स में सी लिखते हो, यहां पे आई लिख लो। इक्वेशन नंबर 3, अब इसमें पुटिंग इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज का मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी
उस टाइम पर टाइम कंसिडर कितना करेंगे, 0, और उस टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी होगी, R0। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, हाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन, फिर रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो ये कितना हो गया, R0 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो R0 की वैल्यू कितनी आ गई, आई। इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू 3 में डाल दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इन 3, इक्वेशन नंबर 3, तो R इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और I की वैल्यू कितनी है, R0। तो के टी किसके बराबर आया, के टी इक्वल्स टू R0 माइनस R, इसको उधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो T इक्वल्स टू R0 माइनस R बाय, ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें एक पार्ट और ऐड होता है, हाफ लाइफ। फॉर हाफ लाइफ टी कितना होगा, टी हाफ, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ इनिशियल। तो टी की जगह लिखो टी हाफ, R0 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज R0 बाय 2 डिवाइडेड बाय K। 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो यह आ गया R0 बाय 2K, दिस इज टी हाफ। ये हो गया हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जरूरी है कि आधे टाइम पे कंसंट्रेशन आधी यूज होगी, आधे टाइम पे आधी यूज नहीं होगी, जितने टाइम में आधी यूज होगी उसको हाफ लाइफ कहेंगे, समझ। वो टाइम कुछ भी हो जाए, वो जितने टाइम में खत्म, मतलब आधी कंप्लीट होगी, उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। सुनो मेरी बात, एक सेकंड, इसको मैं कम कर रखा था कि ज्यादा, हाँ ठीक है। आज वाली क्लास और ये जो रिवीजन क्लासेस होंगी, उन सभी क्लासेस का मेन मोटिव है चैप्टर की असेंबलिंग। मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, बार बार यही बोल रहा हूं, एंड तक यही चलाऊंगा। रिजल्ट के लिए असेंबलिंग मस्ट है। असेंबलिंग का मतलब है तुम्हें क्लियर कट, तुम्हारे माइंड में एक प्रॉपर सा मैप होना चाहिए चैप्टर का, कि इस चैप्टर में क्या क्या है और कितना करना है। केमिकल काइनेटिक्स में कितने पार्ट हैं, ऐसे ही मैंने सॉल्यूशन का भी करवाया था, जब करवाया था तब बताया था कि सॉल्यूशन में ये पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके अलावा ये इस तरह से डिवाइड कराया था। उसी तरह केमिकल काइनेटिक्स, हर चैप्टर को ऐसे ही असेंबल कराऊंगा तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए किस पार्ट में कितना करना है, किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा पार्ट हमें बस ऐसे जल्दी जल्दी में करना है। तो इसमें कितने पार्ट हैं, 2। कौन कौन से, रेट और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट में कितने सब टाइप हैं, सब पार्ट कितने हैं, 3। पहले वाला पार्ट, पहला पार्ट में क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे वाले पार्ट में क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, और तीसरा क्या था, यूनिट्स। ये तुमने आज किया पूरा, इसको असेंबल कर लिया। इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में, इंस्टेंटेनियस में क्या यूज करते हैं, टेंजेंट, एवरेज में कर्व। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या ये बराबर होते हैं, नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के लिए रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जरूरत होती है। ये तो रेट एक पार्ट। दूसरा पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें कितने पार्ट हैं, सब टाइप, सब पार्ट कितने हैं, 3। कौन कौन सा, कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा कैटलिस्ट। अब तो कंसंट्रेशन वाले पार्ट में
इसमें कितने सब टाइप हैं? सबसे पहले रेट लॉ, रेट लॉ के अंदर ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर उसकी यूनिट्स। तो अभी हमारा इतना ही पार्ट हुआ है। रेट लॉ हो गया, उसमें ऑर्डर हो गए। ऑर्डर कितने हमारे? 5। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और 3/2। इन सब की यूनिट्स हो गई। और इनका क्या मतलब है, ये कैसे रेट को डिसाइड करते हैं, ये हमने कर लिया। और इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन करिए जीरो ऑर्डर की। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए consider a reaction R gives P. Let it be a first order reaction. अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल्स टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 1, और दूसरा रेट इक्वल्स टू माइनस dr बाय dt। सेकंड, दोनों रेट एक ही रिएक्शन के लिए लिखे हैं, दोनों बराबर होंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, बस 10 मिनट के बाद माइनस dr बाय dt इक्वल्स टू के आर। Rearranging this equation, equation number 3, rearranging आयुष इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगा? अब इसमें R वाले पैरामीटर्स को एक तरफ ले लो, तो dr अपॉन R और ये माइनस के डी टी। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4। नमन, Yes, sir. अब बेटा इसका इंटीग्रेशन बता, dr बाय r का। LNR lnr नेचुरल लॉग ऑफ और r, नेचुरल लॉग ऑफ r, और इसका इंटीग्रेशन कितना है? kt प्लस आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग इनिशियल वैल्यूज। इसीलिए जरूरी होता है बैच की शुरुआत में ही फोन ले लेने, फोन हाथ में हो ना। इनिशियल वैल्यूज, अब इनिशियल वैल्यूज में आर कितना होगा? आर नॉट, और टाइम कितना होगा? 0। अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, तो नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल्स टू, अच्छा आर की जगह क्या आ जाएगा? आर नॉट, और टाइम कितना? 0 प्लस आई, तो ये आ गया k इंटू 0 इज 0। नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट इक्वल्स टू आई। इक्वेशन नंबर 6, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 6 इन 5। थोड़ा और बेटर लिखना होगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पुटिंग में काम चला लें विद्यापीठ के हम। हाँ, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो नेचुरल लॉग ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। अब के टी इधर ले आओ, के टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट
माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर, तो के टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, और नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए तो के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। ये आ गई इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डन। फॉर हाफ लाइफ, अब हाफ लाइफ के लिए इधर ये देखो के टी इक्वल्स टू 2.303 बाय 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। अब हाफ लाइफ के लिए टी इक्वल्स टू टी हाफ एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज आर नॉट बाय 2, तो टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 by k log of initial concentration R naught and final concentration R naught by 2। ये कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो T half equals to 2.303 by k log 2, और log 2 की वैल्यू फिक्स है 0.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज 0.693 बाय, ठीक है, तो ये हो गया टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।